कि लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना और माओवादियों के खात्मे की बात ये कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा है पूरे बस्तर के इलाके में कि लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है माओवादी घेरे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। हालांकि कुछ छूट-फूट कुछ नुकसान जरूर हुए हैं। देखिए नारायणपुर की खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर एक आईडी ब्लास्ट में जो जवान जो है मामूली रूप से घायल हो गए, लेकिन बीजापुर में जो जिस तरह से अभी मुठभेड़ चल रही है उसमें एक हालांकि एक जवान जरूर शहीद हुआ है, लेकिन सफलता लगातार मिल रही है। इसका परिणाम है कि आने वाले समय में माओवादी को जिस तरह से अभियान चल रहे हैं, निश्चित तौर पर नजर आ रहा है कि माओवादी बैकफुट पर है, पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। बिल्कुल नीरज, आपके पास आते हैं। विकास, दोनों जगहों पर क्या चुनौती आप देख रहे हैं? दो जगहों पर मुठभेड़ जारी है। देखिए चुनौतियां दोनों तरफ से अब माओवादियों के लिए है, क्योंकि जिस इलाके में ये सारी मुठभेड़ें चल रही है, चाहे नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके की बात कर लें या गंगालूर इलाके की बात कर लें, बीते दिनों जो जितेंद्र यादव हैं बीजापुर के एसपी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। गंगालूर वो इलाका है जिस इलाके से ज्यादा भर्तियां माओवादी संगठन में हुई थी, और दिनेश मोडियाम का समर्पण करना माओवादियों के लिए घातक हुआ कि दिनेश मोडियाम के समर्पण करने के बाद अब जो ऑपरेशन चलाए जाएंगे वो ज्यादा सफलतम होंगे, और वही हुआ भी। ठीक एक सप्ताह भी नहीं बीता है और माओवादियों के खिलाफ ये इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें कि 18 माओवादियों को मार गिराया गया, ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए। एक दुखद समाचार ये जरूर है इसमें कि एक जवान इसमें शहीद हुआ है, हमने एक जवान को खोया है, लेकिन माओवादियों को जब जब ऐसे बड़े समर्पण होंगे, बड़े स्तर के माओवादियों का समर्पण होगा, तो उनको संगठनात्मक तरीके से तो नुकसान होगा ही होगा, इस तरह से भी एक नुकसान होगा कि ऑपरेशन में उनकी जितनी भी रणनीतियां हैं वो फेल होंगी। और ठीक इसका बहुत सही समय पर फायदा पुलिस के जवानों ने उठाया है। जिस तरह से माओवादियों ने बड़ी संख्या में समर्पण किया, तो उनसे जो जानकारियां मिली उस आधार पर जो नई रणनीतियां बनाई गई, किस आधार पर घेरना है, कहाँ माओवादी अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को बचाएंगे, या अभी वर्तमान की उनकी क्या रणनीतियां हैं। जिस तरह से 2024 में उनके ऊपर लगातार नुकसान हुआ है, लगातार हमले हुए, लगातार उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद नई रणनीतियां क्या है, ये सारी जानकारियां दिनेश मोडियाम जैसे वर्तमान में सरेंडर किए हुए माओवादियों के द्वारा पुलिस को मिली और जिसका ये फायदा मिला। चुनौतियां माओवादियों के लिए है, सरकार के लिए वो इलाका काफी अनुकूल हो रहा है। लगातार कैंप खुल रहे हैं और उससे ग्रामीणों का सहयोग भी अब कैंप को और जवानों को मिल रहा है। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे क्या किसी बैकअप को लेकर भी जानकारी आ रही है, या लग रहा है ये फुल प्रूफ प्लान है, प्लान्ड ऑपरेशन, या सर्चिंग के दौरान ये सब चीजें हुई हैं? जी देखिए, लगातार जिस तरह से अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि लगातार जिस तरह से नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण से ये फायदा हो रहा है कि कई जो बड़े कैडर के माओवादी हैं जो अपना इलाका घेर कर रखा करते थे, जो जिस इलाके में कभी नक्सलियों का टेरर कैंप हुआ करता था, बंकरें बनाई जाती थी, हथियार बनाने की एक पूरी वहां पर तैयारियां की जाती थी, उन सभी इनपुट लगातार पुलिस को मिलती रही है। हालांकि हम बात करें कि जिस तरह से बीजापुर में एक बड़े कैडर के माओवादी ने समर्पण किया, कांकेर में प्रभाकर जो कि हार्डकोर नक्सली है, लगभग 40 सालों से ये सक्रिय रहा है, बस्तर के इलाके में पूरा सामान सप्लाई का काम ये किया करता था, तो कई ऐसे इनपुट इन पकड़े गए माओवादियों से, आत्मसमर्पण किए गए माओवादियों से मिला है, उसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और जो जंगल में माओवादी जिस इलाके में छुपे हुए हैं, जहां कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, उस इलाकों के इनपुट मिलते जा रहे हैं, उसी के आधार पर पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बीजापुर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की बात करें, तो ये तेलंगाना जो लगा हुआ राज्य है, उस आसपास के एरिया में हर इनपुट जो है आपस में साझा की जा रही है। लगातार जो है प्लांट ऑपरेशन करके लॉन्च किया जा रहा है, और जो आसपास के जो जिले हैं वहां की फोर्स की मदद भी ली जा रही है, जिसका परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और बड़े कैडर के माओवादी भी मारे जा रहे हैं। कुछ ऐसे माओवादी हैं जो अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, सरकार की रीति नीति को अपनाना चाहते हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उनसे इनपुट मिल रहा है, और इस तरह की जो सफलताएं हैं वो निश्चित तौर पर सामने नजर आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। विकास, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो नक्सली हैं मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भटकाए गए हैं तो ये भी मूल रूप से सीधे साधे। क्या कहेंगे आप सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अब वे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, कई इनपुट भी मिल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या? देखिए, उन्हें सुरक्षा का हवाला दिया गया है और आश्वासन दिया गया है, जिस पर भरोसा करके ही वो समर्पण किए, और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। आपको याद हो तो बीते दिनों एक बार फिर से समर्पण नीति पे बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है, जिसमें सरेंडर करने वाले माओवादियों की सुरक्षा एक अहम पहलू है। उस पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इस बात से बाकायदा सरकार भी वाकिफ है कि जो माओवादी सरेंडर करेंगे निश्चित ही तौर पर वो माओवादियों के निशाने पर रहेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो नई समर्पण नीति है उसमें समर्पण करने वाले माओवादियों के जीवन में आगे वो क्या करेंगे, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करेंगे, साथ ही साथ
किस तरह से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, इस पर बाकायदा सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। जी।